हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य। स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का निर्वाचन, उसका कार्यकाल, योग्यताएं, मंत्रियों के साथ उसके संबंध, राष्ट्रपति के साथ उसके संबंध, ये सब जानकारी आपने हासिल करी। और सेकंड पार्ट में हम पूरी जो शक्तियां हैं हर प्रकार की, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये कहें कि पूरे जो चालक है हमारे देश की व्यवस्था का, विदेश नीति का, गृह नीति का, वित्त नीति का, संकटकालीन स्थिति का, सबका नायक वही है, इसलिए उसकी शक्तियां भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे उसके कार्य होते हैं। कहने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वह वास्तव में देश का सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है। तो हम शक्तियों को एक एक करके पढ़ते हैं। वह सरकार का मुखिया है, क्योंकि सभी जो निर्णय होते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनको क्रियान्वित करता है। यानी जो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर के जो सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, उसके अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। और इसका निर्वाचन जो होता है प्रधानमंत्री का, उसकी सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति करने में कुछ क्राइटेरिया वो ध्यान रखता है कि वह ये देखता है उस मंत्री के कार्य किस प्रकार के रहे हैं, दल के प्रति उसकी निष्ठा किस प्रकार की है, वो किस जगह से, किस एरिया से, यानी भौगोलिक स्थिति उसकी देखता है। उसकी वर्ण जाति पर भी वो संभवतः ध्यान देता है, अनऑफिशियली वो देता है इस सब चीज़ों पर कि सभी का प्रतिनिधित्व भारत में हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि आवश्यक नहीं है कि वह किसी वर्ण जाति पर ध्यान दे, लेकिन सभी को संतुष्ट करना, सभी का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह सभी व्यक्तियों की आवाज तक, मतलब लोकतंत्र को पहुंचाए। इसके अलावा दूसरी चीज है कि वह मंत्रिमंडल और कैबिनेट अथवा कैबिनेट का नेता होता है, और इसलिए अपनी नियुक्ति के बारे में वही राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि अमुक अमुक व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। उनके विभागों में आवंटन भी कर सकता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णयों को प्रभावित करता है, क्योंकि यदि उसे कोई निर्णय पसंद नहीं आता है तो वह उस निर्णय को बदलवा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लंबा अनुभव भी होता है और वह उसको उसकी योग्यता की वजह से ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा किसी भी सदस्य को वो इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश भी कर सकता है, जिससे उसको लगता है कि ये व्यक्ति वर्तमान शासन के लिए उचित नहीं है या वर्तमान पद के लिए उचित नहीं है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा वो दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल भी भंग हो जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री या तो उन्हीं में से बनता है या फिर नए इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है। अनुच्छेद 78 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रधानमंत्री का बीच में होना आवश्यक है। जो भी मंत्रिपरिषद ने सलाह मशवरा किया है या किसी प्रकार के भी निर्णय किए हैं केंद्रीय मामलों, प्रशासन के मामले में, कानून के मामले में, उन सब पर राष्ट्रपति को वह उसकी जानकारी देता है। राष्ट्रपति स्वयं भी जानकारी मांग सकता है और वो ये भी कह सकता है कि अमुक विषय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखिए। तो इस प्रकार से सभी बातों की जानकारी उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देनी होती है। और इसके अलावा संसद का भी नेता होता है। क्योंकि संसद में बहुमत दल का नेता तो वो होता ही है, इसलिए एक नेता के रूप में अपनी बैठक और कार्यक्रमों की तिथियों का निर्धारण भी करता है, फैसला भी करता है कब सत्रावसान किया जाए, कब भंग किया जाए, और वह जो भी नीतियां होती हैं, मुख्य नीतियां, उनकी घोषणा भी करता है।
इसके अलावा विदेशी मामलों का प्रवक्ता होता है, यानी कौन से देश में कोई संबंध रखने हैं, कौन से देश से संधि करनी है, समझौते करने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहीं हो रहे हैं, यूएनओ के या अन्य किसी भी देश में कहीं सम्मेलन होता है, तो वह देश का या तो स्वयं प्रतिनिधित्व करता है या किसी को वो भेज सकता है। पार्टी का तो नेता होता ही है वो। इसके अलावा बहुत सारे आयोग हैं जिनका कि वह अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह बना है, अब राष्ट्रीय विकास परिषद, एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और जाने कितनी सारी परिषद वगैरह होती हैं जिनका कि वह नेता होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है। और नियुक्ति भी वह बहुत सारी नियुक्तियों में परामर्श देता है। जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है उनमें परामर्श देने का काम प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में जहां मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया तो मैंने बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति की बताई कि राष्ट्रपति अमुक अमुक नियुक्ति कर सकता है, और ये सारी नियुक्ति जब वो करता है तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा करके ही करता है। वैसे भी राष्ट्रपति हर कार्य को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह करके ही करता है। ठीक है। और इसके अलावा संसद के संबंध में भी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं कि वह निचले सदन का चूंकि नेता होता है, इसलिए वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है कि अभी सत्र बुला लो। यदि जैसे 3 सत्र हमारे यहाँ होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और वर्षाकालीन, उनको उनकी तिथि निश्चित करना। इसके अलावा विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, आपातकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है। सत्र को समाप्त करने संबंधी कब सत्र समाप्त करना है ये सिफारिश भी प्रधानमंत्री मतलब परामर्श देता है। और इसके अलावा लोकसभा विघटित करने की सिफारिश भी वो कर सकता है राष्ट्रपति से। यदि उसे लगे कि उसके दल का बहुमत समाप्त हो रहा है तो वह राष्ट्रपति से इस प्रकार की सिफारिश कर सकता है कि वह लोकसभा को विघटित कर दें, जिससे कि नए इलेक्शन करवाए जा सके। और सरकार की नीतियों की घोषणा भी वह सभा पटल पर यानी जो संसद में इस प्रकार की घोषणा भी करता है कि सरकार इन नीतियों पर आगे चलने वाली है या ये नीतियां बना रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति के संबंध में भी प्रधानमंत्री के कुछ काम होते हैं, बल्कि ये कहें कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और प्रधानमंत्री जितने भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति के नाम पर करता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए तो केवल 2 अनुच्छेद प्रधानमंत्री के लिए केवल 2 अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत लंबी गिनाई गई हैं। इनकी विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे राष्ट्रपति वाले जो वीडियोस हैं उनका अध्ययन करिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के संवाद की मुख्य कड़ी होता है। यानी यदि कोई भी जो निर्णय है प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी, वो सभी जो लिए गए हैं, विनिश्चय किए गए हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं, वो राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है, कि वो सूचित करे जो भी निर्णय उससे लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति यदि प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी कोई भी जानकारी मांगना चाहे, किसी विभाग की जानकारी मांगना चाहे, वो जानकारी भी प्रधानमंत्री को देनी होती है। इसके अलावा यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने डिसीजन लिया है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल ने को विचार करने के लिए भी राष्ट्रपति कह सकता है। यानी 3 चीजें हैं इसमें। किस किस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कड़ी है। पहली चीज तो जो भी निर्णय लिए गए हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, उन सबको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। क्यों नहीं, राष्ट्रपति को सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, यदि राष्ट्रपति किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहे तो भी उसे जानकारी देनी पड़ती है। यानी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से नहीं दी है, लेकिन वो चाह रहा है कि अमुक जानकारी मुझे इस विभाग की चाहिए। तीसरी चीज है, यदि किसी एक मंत्री ने कोई कार्य किया है, कोई निर्णय लिया है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह कह सकता है कि अमुक विषय को समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखो, उस पर विचार विमर्श उनके सबके निर्णय के पश्चात ही लो, सबसे विचार विमर्श के पश्चात ही लो। तो स्टूडेंट्स, आपने शक्तियां पढ़ी, सारी शक्तियां आपने पढ़ ली और आपने देखा कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही नाममात्र की हैं,
जैसे प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं उस प्रकार से उन शक्तियों का वो इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि बहुमत दल पूरी तरह से बहुमत में हो, एकदम स्पष्ट बहुमत हो। अब हम पढ़ते हैं मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों को हम कई श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले और मुख्य होते हैं कैबिनेट मंत्री, और ये प्रत्येक बैठक में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। और मुख्य विभाग इनके पास होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के पास ही होते हैं। बाकी के और ये सबके पास स्वतंत्र प्रभार होते हैं। जो अन्य जो नीचे वाले हम पढ़ेंगे वो तो जो इनके अधीन काम करते हैं या जो छोटे विभाग होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार नीचे के मंत्रियों को देते हैं। तो बड़े बड़े सारा जो नियम निर्धारित करने वाले हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, और इसलिए हम मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं। और मंत्री परिषद हमारा, जिसमें ये सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में यही अंतर है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल ही कहते हैं, और मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, यानी वो कैबिनेट मंत्री से नीचे तो होते हैं, हालांकि उनके अधीन काम नहीं करते, यानी उनकी कैटेगरी तो सेकंड होती है, पर वो उनके अधीन काम नहीं करते और उनके पास कोई ना कोई स्वतंत्र विभाग होता है। जैसे मैंने कहा कि कम महत्वपूर्ण विभाग उनके पास में होता है, और यदि उनके एजेंट जो उनके पास विभाग है उससे संबंधित कोई मसला मंत्रिमंडल में चल रहा हो तो उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वो अपने विभाग की जो भी उन्हें दिया गया है उसकी जानकारी वहां पर वो जो भी बैठक हो रही है, जो बहस होती है, जो विचार विमर्श हो रहा है उसमें वो दे सके। तीसरे प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री, जो कि अधीन काम करते हैं। इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, कोई स्वतंत्र विभाग या जिम्मेदारी इनके पास नहीं होती है। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं और उस कार्य को करते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री द्वारा इनको सौंपा जाता है, इनको आवंटित किया जाता है। इसके बाद आते हैं उप मंत्री, ये भी नीचे कार्य करते हैं और ये कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन काम करते हैं, ठीक है। और इनका काम उस मंत्री द्वारा जो भी इनको आवंटित किया जाता है वो होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे सचिव होते हैं, जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, बहुत सारे इनके नीचे जो काम करते हैं, और जो वास्तविक नीति निर्माता है वो सारी जो जानकारी है सब चीज़ों के बारे में और नीतियों की जो पूरी रचना होती है वो करते हैं, उनको फाइनल करने का काम मंत्री करते हैं। तो सचिव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चूंकि मैंने मंत्रियों के प्रकार बताए हैं इसलिए मैंने यहाँ सचिव का उल्लेख नहीं किया है। यदि हम निष्कर्षतः देखें, देखिए तो हमारे यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। बीच में कुछ स्थिति ऐसी आई कि स्पष्ट बहुमत हमें नहीं मिल पाया और इसकी वजह से बार बार कुछ सरकारें गिरी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जितने भी रहे लगभग सभी ने ही बहुत ही ये कहीं गरिमा का परिचय दिया, सम्मानजनक रूप से अपने कार्य को किया है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने दोबारा से 2019 में कार्यभार ग्रहण किया है और काफ़ी अच्छी अपने कार्यों के लिए वर्तमान में ये जाने जा रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो इनसे इनकी नीतियों की थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी ही कि ये क्या कर रहे हैं और क्या उचित है क्या अनुचित है, वो तो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। और सभी प्रधानमंत्री जो रहे हैं इन्होंने अपनी विचारधारा से हमारे देश की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य है उसको एक आकार दिया है। हमारे जो दूसरे देशों से संबंध है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी किस प्रकार की नीतियां रहेंगी, किन से हमारे संबंध रहे हैं नहीं रहे हैं, जो भी निर्णय लिए हैं वो लगभग सभी इन प्रधानमंत्री की विचारधाराओं पर ही आधारित रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो भी विषय पर वीडियोस चाहिए आप मुझे बताते रहिए, मेरे वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए। जो भी आपको कमी लगे, अच्छाइयाँ लगे, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगी, आपको समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो के छोटा शॉर्ट वीडियो भी मैं उसमें डाल सकती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।